प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था सभ्य पोशाक में। आज हम बात करते हैं बलवान से भिड़ंत। प्यारे विद्यार्थियों 2020 में भी इस पाठ में से 2 अंक का प्रश्न पूछा गया है और वो जो 2 अंक का प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि बलवान से भिड़ंत पाठांश से हमें क्या शिक्षा मिलती है। यहाँ पर जो बलवान है वो है अंग्रेज और इन अंग्रेजों से भिड़ने का जो कार्य किया है वो किया महात्मा गांधी ने। तो यहाँ पर देखिए कि बलवान से भिड़ंत उनकी किस प्रकार से होती है, क्या क्या यानी कि बातें होती हैं। तो देखिएगा, अब ऐसे ही अधिकारियों की ओर लौटें। ऐसे अधिकारियों का बड़े से बड़ा थाना जोहानिसबर्ग में था। मैं ये देख रहा था कि उस थाने में हिंदुस्तानी, चीनी आदि का रक्षण नहीं बल्कि भक्षण होता था। मेरे पास रोज शिकायतें आती, हकदार दाखिल नहीं हो सकते और बिना हक वाले 100 पाउंड देकर चले आ रहे हैं। इसका इलाज आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। मेरी भी यही भावना थी। यदि ये सड़ान दूर न हो तो मेरा ट्रांसवाल में बसना व्यर्थ माना जाएगा। यहाँ पर जो लेखक हैं अर्थात महात्मा गांधी वो कह रहे हैं कि जो ऐसे अधिकारी हैं उनकी तरफ अगर हम नज़र पसारें तो एक तरह से जो सबसे बड़ा थाना था जोहानिसबर्ग, इस बात को ध्यान भी रखना हमें, जोहानिसबर्ग सबसे बड़ा थाना, तो वहाँ पर उस थाने में बड़ा भ्रष्टाचार था और विशेष रूप से ये जो भ्रष्टाचार था वो हिंदुस्तानी और चीनियों के साथ था। उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं था, उनके साथ हमेशा बुरा बर्ताव ही होता था और इसकी जो शिकायतें हैं वो उन्हें हमेशा मिलती थी। जो लोग हैं वहाँ पर 100 पाउंड दे करके और अपना जो कार्य है वो संपन्न करवा लेते थे। कहने का मतलब रिश्वतखोरी थी और लोगों के द्वारा इन्हें ये बात बताई गई कि अगर इस बीमारी का, इस भ्रष्टाचार का अगर इलाज आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। और गांधी जी की भी यही भावना थी कि वो जो इस बुराई को, इस रोग को, इस सड़ांध को अगर दूर नहीं करेंगे तो फिर वहाँ पर रहने का, यानी ट्रांसवाल में वहाँ रहने का उनका क्या औचित्य है। तो देखिएगा इस संबंध में वो क्या करते हैं। फिर मैं परमाणु जुटाने लगा। जब मेरे पास परमाणु का अच्छा सा संग्रह हो गया तो मैं पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचा। मुझे लगा कि उसमें दया और न्याय की वृत्ति है। मेरी बात को बिल्कुल अनसुनी करने के बदले उसने मुझे धीरज से सुना और प्रमाण उपस्थित करने को कहा। गवाहों के बयान उसने स्वयं ही लिए। उसे विश्वास हो गया, पर जिस तरह मैं जानता था उसी तरह वह भी जानता था कि दक्षिण अफ्रीका में गोरे पंचों द्वारा गोरे अपराधियों को दंड दिलाना कठिन है। उसने कहा, फिर भी हम प्रयत्न तो करें। ऐसे अपराधी जूरी द्वारा छोड़ दिए जाएंगे। इस डर से उन्हें न पकड़वाना भी उचित नहीं है, इसलिए मैं तो उन्हें पकड़वाऊंगा। आपको मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि अपनी मेहनत में मैं कोई कसर नहीं रखूंगा। तो यानी कि वहाँ पर जो भ्रष्टाचार की जो स्थितियां चल रही थी वो भ्रष्टाचार था, उसको दूर करने के लिए जो गांधी जी हैं वो सबूत जुटाने में लग गए, प्रमाण जुटाने में लग गए और उनके पास इनका बहुत अच्छा संग्रह भी हो गया। वो पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचे और उनसे गुहार की। गांधी जी को भी ऐसा लगा कि भाई उनके भीतर दया की प्रवृत्ति है, जो न्याय की जो प्रवृत्ति है वो समाहित है। और उन्होंने उनकी बात को, यानी गांधी जी की बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुना और उन्हें ये कहा कि एक काम करो, उनके विरुद्ध आप प्रमाण हैं वो ला करके दीजिए। उन्होंने प्रमाण जो जुटाए थे वो पेश किए। यहाँ तक कि जो कमिश्नर साहब हैं उन्होंने ही यानी कि उन गवाहों के बयान लिए और अब उन्हें विश्वास हो गया। वो जानते थे कि दक्षिण अफ्रीका में जो गोरे पंच हैं उनके द्वारा ही यानी कि दंड दिया जाता है, लेकिन वो दंड उन्हें मिल नहीं पाता। कारण क्योंकि अपराध करने वाले भी यानी गोरे ही थे और न्याय करने वाले भी गोरे ही थे। तो यानी वो पक्षपात वहाँ पर हो जाता था या पक्षपात वो करते थे, इसलिए उन्हें दंड मिलना बड़ा कठिन था। फिर भी यानी कि उसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए, ऐसा उनका विचार था। और
यहाँ पर लेख बता रहा है कि जो अपराधी हैं उनको जूरी द्वारा छोड़ दिए जाते हैं। इसलिए क्या है कि इस डर से भी उन्हें पकड़वाना भी उचित नहीं, लेकिन फिर भी क्या है कि पकड़वाना भी उन्होंने ज़रूरी समझा। और उनका ये मानना था कि हमें अपना कर्म जो है वो करना चाहिए, अपनी जो मेहनत है उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी देनी चाहिए। उसी क्रम में देखिएगा, मुझे तो विश्वास था ही कि दूसरे अधिकारियों पर भी संदेह तो था, पर उनके विरुद्ध मेरे पास कमज़ोर प्रमाण था। दो के बारे में कोई संदेह नहीं था, अतएव दो के नाम वारंट निकले। मेरा आना जाना छिपा रह ही नहीं सकता था। कई लोग देखते थे कि मैं प्रायः प्रतिदिन पुलिस कमिश्नर के यहाँ जाता हूँ। इन दो अधिकारियों के छोटे बड़े जासूस तो थे ही, वे मेरे दफ्तर पर निगरानी रखते थे और मेरे आने जाने की खबरें उन अधिकारियों को पहुँचाते थे। यहाँ मुझे ये कहना चाहिए कि उक्त अधिकारियों का अत्याचार इतना ज़्यादा था कि उन्हें ज़्यादा जासूस नहीं मिलते थे। यदि हिंदुस्तानियों और चीनियों की मुझे मदद न होती तो ये अधिकारी पकड़े ही न जाते। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो लेखक हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो अधिकारी थे, विशेष रूप से दो जिनके विरुद्ध मजबूत जो प्रमाण थे, यानी उनके नाम तो वारंट निकाला गया। अब भी यानी कि इन लोगों के भी जासूस थे, तो वो भी गांधी जी और उनके दफ्तर पर यानी कि पूरी नज़र रखते थे और वो निगरानी किया करते थे। सारी जो खबरें हैं वो भी उन जासूसों के द्वारा उन अंग्रेज़ अधिकारियों को दी जाती थी। और यहाँ पर जो लेखक एक बात यही कह रहे हैं कि अधिकारियों का अत्याचार बहुत ज़्यादा था, इसलिए उन्हें बढ़िया जासूस भी नहीं मिल रहे थे। और जो हिंदुस्तानी और चीनी जो लोग हैं, अगर वो गांधी जी की सहायता नहीं करते तो शायद वो जो अधिकारी हैं वो अधिकारी पकड़े भी नहीं जाते। उसी क्रम में आप देखिएगा, इन दो में से एक अधिकारी भागा। पुलिस कमिश्नर ने बाहर का वारंट निकालकर उसे वापस पकड़वाया। मुकदमा चला, प्रमाण भी मजबूत थे और एक के तो भागने का प्रमाण जूरी के पास पहुंच चुका था, फिर भी दोनों छूट गए। मुझे बड़ी निराशा हुई। पुलिस कमिश्नर को भी दुख हुआ। वकालत से मुझे अरुचि हो गई। बुद्धि का उपयोग अपराध को छिपाने में होता देखकर मुझे बुद्धि ही अप्रिय लगी। प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर यानी कि लेखक बता रहे हैं कि उन दो अधिकारियों में से एक जो अधिकारी है वो भाग गया, इसलिए पुलिस कमिश्नर ने बाहर का वारंट निकलवा करके उसे वापस पकड़वा लिया। उनके पास प्रमाण मजबूत थे, लेकिन और जैसे ये उनके भागने का प्रमाण जूरी के पास पहुंचा तो उसके बाद में भी यानी कि वो फिर से छूट गए। और इस कारण से यानी कि उन्हें बड़ी निराशा होती है कि इतना प्रयास किया और उसके बाद में भी जूरी के द्वारा उन्हें छोड़ दिया गया। जो पुलिस कमिश्नर है वो भी बड़े दुखी हुए। यहाँ पर एक पंक्ति आती है कि बुद्धि का उपयोग अपराध को छिपाने में होता देखकर मुझे बुद्धि ही अप्रिय लगने लगी। तो यहाँ पर बुद्धि का जो उपयोग अपराध को छिपाने में प्रयोग जो किया गया वो अंग्रेज जो अधिकारी हैं अर्थात जूरी जो है, न्यायाधीश हैं, उनके संदर्भ में ये बात कही गई है कि वो लोग यानी कि जो अपराधी हैं उनका साथ देते हैं और उनको छोड़ देते हैं, पक्षपात करते हैं। जबकि जो न्याय करने वाला है, एक न्यायाधीश है, जज है, जूरी है, यानी कि उसको तो हमेशा पक्षपात से दूर रहना चाहिए। और इस वजह से क्या है कि उन्हें एक तरह से बुद्धि ही अप्रिय लगने लगी, अर्थात वो जो जूरी है, वो जो न्याय करने वाले जो लोग हैं वो ही उन्हें बुरे लगने लग गए। आगे देखिएगा कि दोनों अधिकारियों का अपराध इतना प्रसिद्ध हो गया है कि उनके छूट जाने पर भी सरकार उन्हें रख नहीं सकती थी। तो यहाँ पर क्या है, कहने का मतलब उन दोनों अधिकारियों को निकाल दिया गया। आगे देखिएगा, दोनों बर्खास्त हो गए और एशियाई विभाग को साफ हुआ। अब हिंदुस्तानियों को धीरज बंधा और उनकी हिम्मत भी बढ़ी। इससे मेरी प्रतिष्ठा बढ़ गई, मेरे धंधे में भी वृद्धि हुई। हिंदुस्तानी समाज के जो सैकड़ों पाउंड हर महीने
रिश्वत में जाते थे उनमें बहुत कुछ बचत हुई। ये तो नहीं कहा जा सकता कि पूरी रकम बची, बेईमान तो अब भी रिश्वत खाते थे, पर यह कहा जा सकता है कि जो प्रामाणिक थे वे अपनी प्रामाणिकता की रक्षा कर सकते थे। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो लेखक हैं वो ये बात करें कि उन दोनों अधिकारियों को जब बर्खास्त करवाया तो वहाँ पर बाकी के लोगों को भी एक तरह से सांत्वना मिली, धीरज मिला और उनकी हिम्मत भी बढ़ गई। इधर गांधी जी की जो प्रतिष्ठा सम्मान है वो भी बढ़ गया, उनका जो कार्य था वकालत का यानी कि उसमें भी वृद्धि हुई। और जो हिंदुस्तानियों के द्वारा हर बार यानी कि या लगभग बहुत सी जो रकम है वो एक तरह से रिश्वत में उन्हें देनी पड़ती थी, उसकी बचत भी हो गई। और अब भी यानी कि लेखक का ये मानना है कि इसका मतलब ये नहीं कि सभी जो वहाँ पर जो ये बुराई थी रिश्वत वाली यानी कि ये बिल्कुल ही मिट गई या हट गई या दूर हो गई, ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक कम हो गई। और जो लोग यानी कि प्रामाणिक थे, जो सही थे, वो लोग अपना जो कार्य है वो आराम से कर सकते थे, करवा सकते थे। तो आगे देखिएगा, मैं कह सकता हूं कि इन अधिकारियों के इतने अधम होने पर भी उनके विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से मेरे मन में कुछ भी न था। मेरे इस स्वभाव को भी जानते थे और जब उनकी कंगाल हालत में मुझे मदद करने का मौका मिला तो मैंने उनकी मदद भी की थी। यदि मेरा विरोध न हो तो उन्हें जोहानिसबर्ग की म्यूनिसिपैलिटी में नौकरी मिल सकती थी। उनका एक मित्र मुझे मिला और मैंने उनकी नौकरी या उन्हें नौकरी दिलाने में मदद करना मंजूर कर लिया। उन्हें नौकरी मिल भी गई। यहाँ पर इस पैराग्राफ में मूल रूप से जो बात बताई गई है वो ये बताई गई है कि गांधी जी ने अंग्रेजों की बुराई का विरोध किया, गांधी जी ने अधिकारियों का विरोध किया। इसमें मूल बात क्या है? मूल बात यह है कि गांधी जी ने अधिकारियों यानी व्यक्ति की जो बुराई थी उसका विरोध किया, व्यक्ति की बुराई नहीं की उन्होंने कभी भी। जो एक तरह से वहाँ पर गलत जो कार्य किए जा रहे थे उन कार्यों का ही विरोध किया, उन्होंने व्यक्ति विशेष का कभी विरोध नहीं किया। और इसी तरह से यानी कि जो अंग्रेज अधिकारी थे यानी उनकी भी वो सहायता करते थे। एक व्यक्ति को तो उन्होंने नौकरी भी दिलवाई है। कहने का तात्पर्य है यहाँ जो मूल बात है और हमारे लिए भी यानी समझने वाली बात है कि जीवन में व्यक्ति से बुराई नहीं, व्यक्ति की बुराई नहीं करनी चाहिए, बुराई करनी चाहिए उसके गलत कार्य की। और यही यानी कि गांधी जी ने ऐसा किया। इसलिए क्या हुआ, जो अंग्रेज अधिकारी थे उनसे भी गांधी जी का मेलजोल हमेशा बना रहता था। उन्हें पता था कि ये व्यक्ति हमेशा गलत बात को उठाएगा, हर व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है, अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं है, उनकी जो करतूत है, उनके जो कर्म हैं, उनके जो कार्य हैं, उनकी जो गलत नीति है उसका वो हमेशा विरोध करते हैं। आगे देखिए, मेरे इस कार्य का ये प्रभाव पड़ा कि मैं जिन गौरों के संपर्क में आया वे मेरी तरफ से निर्भय रहने लगे और यद्यपि उनके विभागों के विरुद्ध मुझे लड़ना पड़ता था, तीखे शब्द कहने पड़ते थे, फिर भी वे मेरे साथ मधुर संबंध रखते थे। इस प्रकार का बर्ताव मेरा एक स्वभाव ही था, इसे मैं उस समय ठीक से जानता न था। ये तो मैं बाद में समझाने लगा कि ऐसे बर्ताव में सत्याग्रह की जड़ मौजूद है और ये अहिंसा का एक विशेष अंग है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो लेखक है वो ये कहना चाह रहे हैं कि सभी जो गोरे जो लोग थे उनके संपर्क में वो रहते थे और जो गोरे जो अधिकारी थे, अंग्रेज जो अधिकारी थे, यानी वो भी एक तरह से उनकी तरफ से यानी गांधी जी की तरफ से निडर रहने लगे। कारण क्या था, उन्हें पता था ये हमेशा बुराई का विरोध करते हैं, गलत कार्य का विरोध करते हैं। इसलिए उन लोगों का भी क्या है कि गांधी जी के साथ अच्छा संबंध बना रहा और उन्होंने हमेशा जो विरोध किया और वो एक तरह से जो विरोध किया वो सत्याग्रह ही था, जो कि एक अहिंसा का विशेष अंग था। कहने का मतलब वो सत्य के लिए हमेशा आग्रह करते थे, अडिग बने रहते थे। फिर देखिएगा,
मनुष्य और उसका काम ये दो भिन्न वस्तुएं हैं। अच्छे काम के प्रति आदर और बुरे के प्रति तिरस्कार होना ही चाहिए। भले बुरे काम करने वालों के प्रति सदा आदर अथवा दया रहनी चाहिए। ये चीज़ समझने में सरल है, पर इसके अनुसार आचरण कम से कम होता है। इसी कारण इस संसार में विष फैलता रहता है। यहाँ लेखक ये बता रहे हैं कि एक तो मनुष्य और एक उसका कर्म है, और इन दोनों में भिन्नताएं हैं। मनुष्य हमेशा अच्छा ही रहता है, लेकिन कर्म उसका अच्छा हो जरूरी नहीं। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि अच्छे काम के प्रति आदर और बुरे के प्रति तिरस्कार या गणना होनी चाहिए, और जो भले बुरे काम करने वाले जो लोग हैं उनके प्रति भी सदा आदर और दया रहनी चाहिए। और ये जो बात है ये समझने में बड़ी सरल है, लेकिन इसके अनुसार जो आचरण जो व्यवहार है वो बहुत कम होता है। और इसी कारण संसार में चारों ओर जो ये विष है, जो बुराई है, जो ये जहर है, वो फैलता चला जाता है। फिर देखिएगा, सत्य के शोध में ऐसी अहिंसा है। मैं प्रतिक्षण यह अनुभव करता हूँ कि जब तक यह अहिंसा हाथ में नहीं आती तब तक सत्य मिल ही नहीं सकता। व्यवस्था या पद्धति के विरुद्ध झगड़ना शोभा देता है, पर व्यवस्थापक के विरुद्ध झगड़ा करना तो अपने विरुद्ध झगड़ने के समान है, क्योंकि हम सब एक ही कोंची से रचे गए हैं, एक ही ब्रह्म की संतान हैं। व्यवस्थापक के अनंत शक्तियाँ निहित हैं। व्यवस्थापक का अनादर या तिरस्कार करने से उन शक्तियों का अनादर होता है, और वैसा होने पर व्यवस्थापक को और संसार को हानि पहुंचती है। यहाँ पर यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है, और इसको हमें यहाँ याद भी करना चाहिए और जीवन में ग्रहण भी करना चाहिए। और ये बात इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण की कि सत्य के शोध में या सत्य के शोध के मूल में ऐसी अहिंसा है कि जब व्यक्ति सत्य की खोज करता है तो उसकी जड़ में हमेशा अहिंसा ही मिलती है। और मैं प्रति क्षण ये अनुभव करता हूँ कि जब तक ये अहिंसा हाथ में नहीं आती तब तक सत्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि सत्य को प्राप्त करना है तो अहिंसा के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ लेकर कहता है कि व्यवस्था या पद्धति के विरुद्ध झगड़ना शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं रहता, और व्यवस्थापक के विरुद्ध झगड़ा करना तो अपने विरुद्ध झगड़ने के समान है, क्योंकि हम सब एक ही कूंची से रचे गए हैं। अर्थात हमारा जो निर्माण हुआ है उसमें यानी कि एक ही तरह की सामग्री काम में आई है। हम सभी परमात्मा की संतान हैं, ब्रह्मा की संतान हैं, उसी ने हमें बनाया है। इसलिए हमें क्या है कि बुराई का विरोध करना चाहिए, व्यवस्था का विरोध करना चाहिए, व्यवस्थापक का नहीं। यानी कि व्यवस्था करने वाले व्यक्ति का विरोध नहीं, बल्कि उस व्यवस्था जो बुराई है जहाँ पर उसका विरोध करना चाहिए। व्यवस्थापक में अनंत शक्तियाँ निहित हैं, बहुत सारी ताकत उसमें समाहित है, और व्यवस्थापक का अनादर या तिरस्कार करने से उन शक्तियों का अनादर होता है। कहने का मतलब है कि व्यवस्थापक है जो व्यवस्था करने वाला व्यक्ति, उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ, हमें कभी भी उनका अनादर नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर वो गलत काम करता है तो उसका अवश्य हमें विरोध करना चाहिए, और वैसा होने पर व्यवस्थापक को और संसार को हानि पहुँचती है। अर्थात अगर हमने व्यवस्था जो है उसका विरोध न करके व्यवस्थापक का विरोध कर दिया तो इसका मतलब पूरे संसार को ही उसकी हानि पहुंचेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था यानी कि बलवान से भिड़ंत, जिसमें गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध हमेशा लोहा लिया, और वो भी यानी कि अहिंसा के बल पर, सत्याग्रह के माध्यम से, और जिसका परिणाम क्या हुआ, यानी कि हमेशा बुराई के विरुद्ध लड़ते रहे, व्यक्ति के विरुद्ध कभी नहीं लड़े। और यही कारण रहा कि जो अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज जो लोग हैं, वो भी उनका आदर करते थे, सम्मान करते थे। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति का विरोध न करके बल्कि व्यक्ति में समाहित बुराई का विरोध करते थे। प्यारे विद्यार्थियों, आगे वाला जो अंक है या आगे वाला जो शीर्षक है इस पाठ का, वो है आत्मिक शिक्षा, और इस बिंदु पर हम बात करेंगे आगे वाले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।